नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। लोकसभा चुनाव की 428 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है और 114 सीटों पर ही दो दौर में चुनाव बाकी है। 10 दिन के भीतर पूरा लोकसभा चुनाव खत्म हो जाएगा और इस बीच एक बार फिर चुनाव में वही पुराने हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दे हवा में तैरने लगे हैं। सवाल है, क्या कोई भी गठबंधन वोटरों को समर्थन को लेकर आश्वस्त नहीं हो पा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के 12 साल पुराने एक वीडियो को ट्वीट करके मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा हवा में उछाल दिया। इस वीडियो में कई साल पहले राहुल गांधी मुस्लिमों को आरक्षण देने की वकालत करते के साथ ही एसपी के दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव जी की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। इसके जरिए पीएम मोदी वोटरों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी सत्ता में आए तो पिछड़ों का आरक्षण का हिस्सा मुस्लिमों को बांट देंगे। इस चुनाव में अब तक कई बार अलग अलग मुद्दे उठे, लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कांग्रेस को जवाब देना भारी पड़ जाता है। ऐसे में क्या अंतिम दौर का चुनाव इसी मुद्दे के इर्द गिर्द तय होने वाला है? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उससे पहले देख लीजिए क्या कुछ कहा गया। मेरे को ये पूछना है कि जो संविधान के बारे में हम जो पूछ रहे हैं, हम ये बात नहीं उठाए। पहले कौन उठाए? सबसे पहले 2014 में आरएसएस के लोग मोहन भागवत जी खुद उठाए और उनके जो संघ के लोग हैं उन्होंने ये शुरू किया कि हमको अगर 2/3 बहुमत मिला ज्यादा तो हम संविधान को बदलने वाले हैं। ये उन्होंने कहा। आज आपके पास वो है रिकॉर्ड। उसके बाद फिर दूसरे इलेक्शन में भी बोला उन्होंने कि हम संविधान बदल के रहेंगे। उसके बाद हेगड़े ने एमपी उनके कारवार के ओपनली बोला, हम अगर हमको मेजॉरिटी दो, मेजॉरिटी अगर हमको 400 सीट आपने दिया, 2/3 मेजॉरिटी होना पड़ता है संविधान को बदलने के लिए। तो उन्होंने कहा और साक्षी महाराज ने कहा और ऐसे महाराज बहुत है वहां जो लल्लू सिंह ने कहा, सब ने कहा वो बदलेंगे। जब बात उनसे निकली है संविधान बदलेंगे तो वो हमारे को इससे ये मालूम हुआ कि वो आहिस्ता आहिस्ता रिजर्वेशन खत्म करने की तरफ चल रहे हैं। एक कि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में जो 30 लाख वैकेंसीज है वो भर्ती क्यों नहीं की? वो तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड्स और इवन अब इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन जनरल लोग हैं उनको भी 10% दिया गया। आरक्षण की बात उठाई, मुलायम सिंह यादव जी 3 बार मुख्यमंत्री बने, एक बार आरक्षण के बारे में नहीं बोला। प्रेस वालों ने उनसे पूछा, भैया आरक्षण के बारे में क्या सोचते हो? सन्नाटा, जैसे अभी छाया हुआ है सन्नाटा। 2-3 बार पूछा, सन्नाटा। फिर कांग्रेस पार्टी करती है, मनमोहन सिंह जी खड़े होते कहते भैया करना है, हम देंगे, मुसलमान भाइयों को आरक्षण देंगे, शामिल करेंगे इनको। आज ही मैंने सोशल मीडिया पर कांग्रेस के शहजादे का एक वीडियो देखा है। ये बात बड़ी गंभीर है। मैं आप सबसे कहता हूं, मेरी इस बात पर गौर कीजिए। मैं मीडिया वालों को खास कहता हूं, जिन मीडिया वालों ने, जिन इकोसिस्टम ने ये गौर संप्रदायवादी लोगों की चमड़ी बचाने का काम किया है, वो भी जरा कान खुल करके सुन लें। ये वीडियो 11-12 साल पुराना है। ये कांग्रेस के शहजादे का वीडियो है। इस वीडियो में कांग्रेस के शहजादे खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देगी।
एक तरफ उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ये बार बार कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। अब जिस तरह से सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का यह बयान करीब 12 साल पुराना है, जब वो चुनाव में समाजवादी पार्टी की मुखालफत किया करते थे और मुलायम सिंह यादव को इस बात के लिए दोषी साबित करने में लगे हैं कि उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। इस दौर में बहुत कुछ बदला है। मोदी सरकार आई, यूपीए सरकार जा चुकी है और उसके बाद समीकरण बहुत तेजी से बदले हैं। आज राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ हैं। तो इन्हीं बदले समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये वीडियो पेश करते हैं और सवाल उठाते हैं राहुल गांधी सत्ता में आएंगे तो वही कुछ करेंगे जो उनके दिमाग में पिछले 12 साल से चल रहा है। इसके जरिए मोदी पिछड़ों और ओबीसी की आबादी के दिमाग में ये शक डालना चाहते हैं कि राहुल गांधी आपके आरक्षण का एक बड़ा हिस्सा निकालकर मुस्लिमों को सौंप देंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या मुस्लिमों को, जो पिछड़े मुस्लिम है, गरीब मुस्लिम है, उनको आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए? क्या समाज में उनकी कोई भूमिका नहीं होना चाहिए? आखिर ऐसा विद्वेष क्यों? ये बड़ा सवाल है। जुड़े हुए हैं जिनसे बातचीत करेंगे और मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े अमित तिवारी जी, बीजेपी के नेता, आपका बहुत अमित तिवारी जी। हमारे साथ जुड़े नगेंद्र सिंह, समाजवादी पार्टी के नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुफरान अंसारी जुड़ेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस के। अमित तिवारी जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो राहुल गांधी जी का निकाला, जिसमें राहुल गांधी जी कह रहे हैं, आपने भी सुन लिया होगा, सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी पर हमला कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि मुस्लिमों को आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा। तो इसके जरिए क्या साबित करना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? नवीन जी, देखिए, आज हम चुनाव के मौसम में हैं और चुनाव के माहौल में सही तथ्यों के साथ सही इंफॉर्मेशन पहुंचे, ये हमारी जवाबदारी भी है और जिम्मेदारी भी है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाया, उन्होंने कोई ऐसे तो नहीं कह दिया, उन्होंने तथ्यों के साथ, राहुल गांधी का एक वीडियो है, उन्होंने तथ्यों के साथ उस वीडियो को दिखाया और उसमें राहुल गांधी की जो मंशा है वो उन्होंने बताने का प्रयास किया। अगर आप देखें तो आपके टीजर में मैं देख रहा था कि किस तरीके से खड़गे जी का बयान चल रहा था कि तो बोल रहे हैं संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान बदल देगी। पर इन सब चीजों के बारे में ये चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप इस चीज को समझिए कि जो बोल रहे हैं उनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उनकी क्या रही है। आप अगर इतिहास में जाएंगे और देखेंगे तो सबसे पहला संशोधन करने का काम जवाहरलाल नेहरू ने किया, उसके बाद संशोधन करने का काम उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने किया, उसके बाद लगातार जो 356 दुरुपयोग एक चुनी हुई संविधान के द्वारा चुनी हुई सरकारों को, राज्य सरकारों को गिराने के लिए किया गया। तो किस तरीके से एक ऐसी पार्टी जिसका पूरा का पूरा काला चिट्ठा ही यही है कि उसने कभी भी देश को संविधान से चलने नहीं दिया, कभी भी देश को संविधान के रूप में ढालने की कोशिश नहीं की, सबको एक बराबरी से नहीं देखा। अभी आप कर्नाटक में देख लीजिए, कर्नाटक में उनकी सरकार आई और वो आते ही वो क्या करते हैं, रातों रात 4% आरक्षण निकालकर मुस्लिमों को दे देते हैं। धर्म के आधार पर जो आरक्षण है वो कहाँ तक सही है, संविधान के कौन सी धारा में लिखा गया है? अमित तिवारी जी, धर्म के आधार पर आरक्षण जरूर संविधान में नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 1992 के बाद कई बार ये कह चुका है दूसरे धर्मों में भी जो लोग पिछड़ गए हैं उनको भी कहीं न कहीं उसका लाभ मिलना चाहिए। अब मुस्लिम समुदाय अगर पिछड़ा हुआ है तो उसको आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए क्या? उसके लिए कोई योजना नहीं होनी चाहिए क्या? लगातार बार बार वो मुद्दे अगर राहुल गांधी उठा रहे हैं या पहले भी उन्होंने उठाया था, तो वो जो गरीब मुस्लिम है, जो पिछड़े मुस्लिम है, उनको आगे लाना चाहते हैं। और गुजरात में भी ऐसा किया गया है, आप ही कई राज्यों में ऐसा किया गया है। जहां तक मेरी जानकारी, टीडीपी के जो नेता आपके साथ हैं आंध्र प्रदेश में, चंद्रबाबू नायडू, वो लगातार 4% आरक्षण की वकालत करते रहे हैं। तो ऐसे में ये मुद्दा इतनी गहनता से उठा देना और कह देना कि धर्म के आधार पर है, ये कहीं ना कहीं अजीब नहीं है?
नहीं नवीन जी, आपको एक चीज समझनी होगी। अगर हमारे संविधान निर्माताओं ने धर्म के आधार पर आरक्षण को उचित नहीं समझा और उन्होंने संविधान में उस चीज को नहीं डाला, तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई बात तो रही है। अगर मुस्लिमों की आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि उनको उनकी जो पहचान है वो उनकी जो पहचान अतीक अहमद से, मुख्तार अंसारी से, गुंडों से, माफियाओं से जोड़ी जाती है, पहले वहां से उनको हटाना पड़ेगा। पहले वो पहचान आप गुड्डे माफिया तो हर धर्म में होते हैं, इसमें धर्म क्या मतलब है? अतीक अंसारी, और ये तो अजीब, आप खुद अजीब बयान दे रहे हैं। ये बहुत गहरी, नहीं नवीन जी, बहुत ही गहरी बात है। कांग्रेस पार्टी देखिए लगातार मुस्लिमों को औरंगजेब से जोड़ती है। विकास मिश्रा, विकास जो है बिकरू कांड वाले, वो कौन से धर्म के थे, कौन सी जाति के थे? तो गुंडे मवाली कौन सा धर्म होता है? वो तो गुंडे मवाली होते हैं, अपराधी होते हैं। नहीं, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि बुरहान को भटका हुआ नौजवान बता देना, याकूब मेमन को जुडिशियल कस्टडी में जुडिशियल किलिंग बता देना, इस हिसाब से ये क्यों बताया जाता है? किसी आतंकवादी के मरने पर सोनिया गांधी कूद कर रो पड़ती है, ऐसा क्यों, ऐसे बयान क्यों दिया जाता है? इशरत जहान को बेटी बता देना, ऐसा क्यों किया जाता है? आप बताइए। क्योंकि एक विशेष वर्ग को साधने की कोशिश है। क्या आप हिंदू को किसी गुंडे से आप जोड़ सकते हैं कि ये फलाना गुंडा है, ये क्योंकि ये हिंदू है तो इसलिए सभी हिंदू उससे मिलकर ये करेंगे? नहीं। आप किसी भी जो भी गलत काम में लिप्त है, कोई भी हिंदू उससे जुड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुसलमानों को पिछड़ा रखा, उनको औरंगजेब और तुगलक से जोड़े रखा, और इसी का परिणाम है कि आज उनकी स्थिति ये बनी है। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई, तब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा है कि मदरसों का नवीनीकरण होना चाहिए, उनको फॉर्मल एजुकेशन से जोड़ना चाहिए। आप धार्मिक शिक्षा लीजिए, लेकिन आपको फॉर्मल शिक्षा से भी जुड़ना चाहिए। आपके एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान रखना चाहिए। ये सारी बातें प्रधानमंत्री, तो राहुल गांधी भी तो वही बातें कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ, गुफरान जी से पूछ लेता हूँ, जवाब ले लीजिए आप। गुफरान अंसारी जी, सुन लिया होगा आपने, आपको आवाज आ रही है? प्रवक्ता कांग्रेस गुफरान अंसारी जी, आवाज आ रही है आपको? लगता संपर्क नहीं हो पा रहा। नगेंद्र सिंह जी, आप भी कांग्रेस के ही जो है अलाई है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी जी का एक वीडियो ट्वीट किया, जो वो यूपी के चुनाव में मुलायम सिंह जी के पर हमला करते हुए बोल रहे हैं उस वीडियो में कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। 12 साल पुराना वीडियो है, उस समय समीकरण अलग रहे होंगे आप लोगों के, आज आप लोग दोस्त हैं। और उस समय प्रधानमंत्री ये जिताना चाहते हैं कि देखिए ये लोग, ये राहुल गांधी मुस्लिमों के कितने हितैषी हैं, ये लोग सत्ता में आए तो ये ओबीसी का आरक्षण छीन कर मुस्लिमों को दे देंगे। पहला तो जानकारी ये है। दूसरा है, आप लोग मुस्लिम आरक्षण को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं कर देते? बार बार ये मुद्दा क्यों बन रहा है? जहाँ तक आज की बिंदु पर चर्चा का विषय है, बार बार प्रधानमंत्री जी 12 साल 14 साल पुरानी बात कह रहे हैं। एक तो सबसे पहले राष्ट्र के मुखिया हैं, देश के नेता हैं, एक तो उन्हें जो 10 साल की उपलब्धियां हैं, जो 10 साल का उनका कार्य वो बताना चाहिए। दूसरा, पूर्व की जो बातें कही गई हैं, जो संविधान, जो आरक्षण की व्यवस्था है वो संविधान प्रदत्त है, संविधान में व्यवस्था की गई है, उसके अनुरूपी पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को आरक्षण की जो सुविधा प्राप्त है, जो आरक्षण सामाजिक न्याय के लिए जो व्यवस्था की गई थी, उसके अनुरूप आरक्षण दिया जा रहा है। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। समय समय पर किसी जाति विशेष को भी आरक्षण नहीं है, क्लास को, वर्ग को आरक्षण है। उसके एक पैरामीटर है, शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक पैरामीटर है, उनके आधार पर उसका निर्धारण होता है। अगर उस पैरामीटर में कोई सरकार, कोई पार्टी जो अगर पैरामीटर को कोई वर्ग पूरा करता है तो उसको आरक्षण मिलने पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, बार बार कोई धर्म का आधार वो बिल्कुल भी राष्ट्र की अस्मिता के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्रवाद की भावना के लिए, राष्ट्रीय गौरव के लिए वो अनुकूल नहीं है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर अगर विभाजन करेंगे तो आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हम सबल नगेंद्र सिंह जी, जाति का मुद्दा तो बार बार, जाति का मुद्दा तो आप लोग उठाते हैं बार बार, हम इस पर, इसीलिए प्रधानमंत्री जी को मौका मिल जाता है वो धर्म के आधार पर मुद्दा उठाने का। नहीं, हम नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी
का जो विचार है, उसका जो पोषण है, वो धार्मिक आधार पर, धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर है। तो बार बार जब भी चुनाव आते हैं, उनकी जो शैली है, उनका जो उद्बोधन है, बड़े लीडरान का, दूसरी लाइन के लीडरान का, वो इस तरह का हो जाता है कि मुल्क में वो मूल मुद्दे जो है, गरीबी का मुद्दा है, अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ रही है, निजीकरण हो रहा है, रोजगार जा रहा है, किसान की हालत देखिए आप, इन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बार बार भारतीय जनता पार्टी धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रयास करती है, जिसका तमाम जो धर्मनिरपेक्षता में और सच्चे लोकतंत्र में विश्वास करने वाले राजनीतिक दल है, वो उसकी सहमति भी जताते हैं और अपना कार्यक्रम जनता के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। और जो वर्तमान में जो चुनाव चल रहा है, खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात कहूं तो जिस प्रकार से हमारा जो गठबंधन है, जो हमारा इंडिया खेमा है, उसके दलों के नेताओं के कार्यक्रमों में, रैलियों में जिस तरह से जन सैलाब आ रहा है, मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी या अर्थात जो वर्तमान में केंद्र में सत्तारूढ़ दल है, वो उससे बौखलाया हुआ है और इस तरह की बयानबाजी कर मूल मुद्दों से ध्यान बटाने का प्रयास ठीक है अमिताभ कुमार जी, ठीक है नगेन जी, आता हूं दोबारा आता हूं। मैं एक बात कहूंगा, एक निजीकरण से, अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो निजीकरण से जो प्राइवेट शिक्षा है वो बहुत महंगी हो गई है। हमने अपने जो अधिकार पत्र जनता का दिया है, जो हमारा मैनिफेस्टो है, उसमें हमने जीडीपी का 6% उस पर व्यय करने का प्रपोजल रखा है। तो प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को ये बताना चाहिए कि वो कितना प्रतिशत खर्च करेंगे। वो तो कहते हैं हम नई शिक्षा नीति लेके आए हैं, हमने तो बहुत कुछ खर्च कर दिया है, सारे बोर्ड बदल दिए। नई शिक्षा नीति तो लेके आए हैं, लेकिन धन आवंटन, बजट आवंटन वो बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे ये बताएं। वो बना थोड़ी करेंगे, वो तो कहना और बढ़ाएंगे हम। चुनाव के मौके पर तो आप जो पूछेंगे हाँ और बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे, और वो हमारी इस बात से सहमत है नहीं है, हम उनसे पूछ रहे हैं। अब वो 10 साल से सत्ता में है, केंद्र में, प्रदेश में 7 साल से सत्ता में। अखिलेश जी से बोलिए, कल बयान देते इस पे। अखिलेश जी तो बताना चाहिए, अखिलेश जी तो इसी में खुश है कि भीड़ बहुत आ रही है। बड़े कॉर्पोरेट घराने, बड़े उद्योगपतियों का कितना कर्जा माफ किया, उसके क्या कारण रहे, और दूसरा देश से पैसा लेकर भागने जाने वाले लोगों पर उनका क्या दृष्टिकोण, ये बताना चाहिए। निजीकरण हो रहा है, रेल का हो, बंदरगाहों का हो, हवाई जहाजों का हो, हर चीज का निजीकरण। दूसरा एक बड़ा राग अलापते हैं कि हमने सड़कों का जाल बिछा दिया, ये बिछा दिया, वो बिछा दिया। इसकी नीति का भी निर्धारण करना चाहिए कि जो निजीकरण, अत्यधिक निजीकरण करने से टोल की दरें, जो बीच का वर्ग है, मध्यम वर्ग है, जो छोटी कार में चलता है, उसकी जेब पर कितना वार किया गया है। क्या ये वर्तमान में जो सरकार है, इसने पिछले 10 सालों पे इन बातों पे भी गौर किया नहीं किया है? तो ये सारे प्रश्न, आप लोग सत्ता में हो, आप लोग सत्ता में हो, हमारे सवालों का जवाब आपको देना चाहिए। ठीक है, जब हम सत्ता में थे, आपने हमसे सवाल किए हैं, हमने उनका जवाब दिया है, तो इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। ठीक है अमिताभ कुमार जी, आपने सुना होगा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता लगातार कह रहे हैं, आपने वो वीडियो देखा होगा जो प्रधानमंत्री ने जो है ट्वीट किया है, राहुल गांधी का 12 साल पुराना वीडियो। आपको लगता है हिंदू मुस्लिम का मुद्दा एक बार फिर बार बार लौट के आ रहा है, क्योंकि यूपी का चुनाव बहुत घमासान हो गया है, और जैसा सुना आपने नगेन जी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की सभाओं में बहुत भीड़ उमड़ रही है, इतनी भीड़ की संभाले नहीं संभल रही है। आज भी आजमगढ़ में बहुत भीड़ थी, प्रयागराज में देखा होगा बहुत भीड़ थी, युवा पूरा पागल हुआ जा रहा है। तो ये क्या वोटर है वाकई में, चुनाव बदल रहा है, या फिर ये ऐसे कुछ हवा हवाई चल रहा है? ये भीड़ संभल नहीं रही वाली जो बात है ना, हुलिगन्स ज्यादा हैं, हुदंगी लोग ज्यादा जब आ जाते हैं तो ऐसा ही होता है। तो वो कारण है बेसिकली। अगर अनुशासित भीड़ नहीं होती है और अपने नेताओं की बात नहीं सुनने वाले लोग आ जाते हैं, तब इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। देखे हुए है ज्यादा भीड़ नहीं, ना समझे कितनी भी हो, हर एक पार्टी का अपना अनुशासन होता है, उसके लोगों को अनुशासन मेंटेन करना चाहिए। जिनको लेकर वो आए हैं उनके ऊपर उनका नियंत्रण होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं कर पा तो उनकी वोटर भीड़ भी नहीं लोग हो, तो
ऐसी स्थितियां अलग बात है। आरक्षण को लेकर जहां तक बात है, देखिए इसको हमको बेसिक्स समझना चाहिए। आरक्षण किया क्यों गया था इस देश में? ऐसा माना गया कि जो हिंदुत्व है, हिंदुत्व के अंदर जाति को लेकर के बहुत ज्यादा जो है विसंगतियां हैं, और उन विसंगतियों को खत्म करने के लिए जो लोग पिछड़े थे, जो दलित माने गए, उन लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए इसका प्रावधान किया गया था। और कोई भी धर्म हो, क्रिश्चियनिटी हो या फिर आप इस्लाम हो, इसमें तो इन्होंने माना ही नहीं कि हम में कोई अलग है। हम सब एक है, सब एक लेवल पे हैं, एक बराबर है। किसी को दलित और नहीं माना जाता। और इसी भाव को दिखा करके, इसी बात को कह के इस देश में बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण भी होता रहा है। आज जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है उसका कारण यही है। अब जब आप एक बार क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में तब्दील हो गए, बेसिकली तो मानसिक स्तर और सामाजिक स्तर पे आपको दलित समझा जा रहा है, पिछड़ा समझा जा रहा है, वो बहुत बुरा लगता था और बुरा है भी। तो इस लिहाज से आप कन्वर्ट हो गए, तो आप फिर आपका लेवल बदल गया। अब आप दलित या पिछड़े रहे नहीं, और आरक्षण जब दलित या पिछड़े होने के आधार पर दिया जा रहा है तो फिर उनका कोई हक नहीं बनता। वैसे मेरा स्पष्ट मानना है, आरक्षण कोई ऐसी दवा नहीं थी जो सचमुच दलितों को और पिछड़ों को आगे लाने का काम करे। आप मुझे बहुत सिंपल से एक बात बता दीजिए, जिस व्यक्ति को ड्राइविंग नहीं आती है उसको आपके गाड़ी का ड्राइवर बना दिया जाए तो क्या आप उस गाड़ी में बैठकर चलेंगे? नहीं, अगर ट्रेनिंग उसको दी जाए, अगर ट्रेनिंग के लिए सीटें सीमित हो, तो अगर 10 सीटें हैं, अगर उसमें ट्रेनिंग में उसको आरक्षण दे के ट्रेनिंग दिलवाई जाए तो क्यों नहीं ड्राइवर बन सकता है वो? और बनते भी है, बन भी रहे हैं। उसको ड्राइवर बनाइए ना। ट्रेनिंग में भी तो आरक्षण है ना, सीटों में तो आरक्षण है। एजुकेशन में मना किया है। असल तरीका तो ये होता कि आप उसको योग्य बनाते, उसको पढ़ाते, अनिवार्य करते कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, स्कूल आना पड़ेगा और प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। उसके बाद इस तरह की बातें ही नहीं होती। 10 आदमी 15 आदमी कितने भी हो, आप वो एक अलग मुद्दा है। देखिए अमिताभ जी, 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो समूह देश में पिछड़ा है वो चाहे किसी भी धर्म में आता हो उसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, और इसी आधार पर कई राज्यों में मिलता भी आ रहा है। इसमें तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है, जहां 30% जो कोटा है उसमें करीब 8% नौकरियों में और 10% एजुकेशन में अभी भी आरक्षण मिलता है। केरल में, तमिलनाडु में अभी भी मिलता है, कर्नाटक में 4% देने की कोशिश की थी, आंध्र में सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था। तो अभी भी उनको दिखता है। रंगनाथ कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि उनको आगे बढ़ाने के लिए 15% जो है उनको भूमिका होनी चाहिए, और इसी आधार पर ये कांग्रेस बातों को आगे बढ़ाती रही है। तो इस आधार पर राहुल गांधी उस समय बोलते रहे होंगे। अब उसको आज के चुनाव में जोड़ देना और बड़ा मुद्दा बना देना, ये कहीं कुछ मतलब अलग बयान नहीं है। मैं बताऊं? जी बोलिए। मैंने पहले कहा कि आरक्षण देना कोई सही निदान नहीं है। दूसरी बात, अगर आरक्षण देना भी था, अगर मुसलमानों को देना है, क्रिश्चियन को देना, किसी को भी देना है, सर की आवाज में बहुत ज्यादा इको हो रही है। कौन पिछड़ा है, कौन गरीब है, उसके आधार पर आप आरक्षण तय करेंगे। किसी धर्म और जाति की बात नहीं रहेगी। ठीक है, जब संविधान में इस तरह के परिवर्तन आप कर देंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अभी जिन लोगों को घुसाया गया है ओबीसी के नाम पे, पहचान छिपा करके इनको दिया जा रहा है, तो वास्तविक इसको लेकर कोई दलील नहीं चल सकती। क्योंकि संविधान में धर्म के आधार पे व्यवस्था नहीं है, तो अगर दिया भी जा रहा है तो गलत है। ठीक है, आरक्षण अगर सचमुच आप सबको देना चाहते हैं तो आधार बदल दीजिए। कोई भी व्यक्ति सामाजिक स्तर पर पिछड़ा है, गरीब है, तो हम उसको आरक्षण के दायरे में लाएंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं। ठीक है अमिताभ जी, दिया जा रहा है तो गलत है, उसको आप समर्थन नहीं कर सकते, मैं तो कतई नहीं कर सकता। ठीक है, आपकी बात आ गई। ठीक है, गुफरान अंसारी साहब, प्रवक्ता कांग्रेस। गुफरान जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। गुफरान अंसारी जी, प्रधानमंत्री लगातार हमला कर रहे हैं कि आप मुस्लिमों को आरक्षण देने जा रहे हैं। राहुल गांधी आज नहीं 12 साल पहले भी उनके दिमाग में बात स्पष्ट थी, और आज जब वो अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार एक तरह से बता रहे हैं
तो और भी वो स्पष्ट तरीके से मोदी जी बताना चाहते हैं देश को, खुल के बताइए कि आप क्या करने वाले। तो एक बार स्पष्ट कर दीजिए आप लोग कि भाई क्या विचार है आप लोगों के इस मुद्दे पर। जी, स्पष्ट रूप से हमारा तो न्याय पत्र ही स्पष्टता का आधार है। यदि इस लोकसभा चुनाव को देखें तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ही मैनिफेस्टो के ऊपर, विजन के ऊपर इलेक्शन लड़ रहा है और उसी का प्रचार प्रसार कर रहा है, और प्रधानमंत्री जी उसी से घबराए हुए हैं। तभी लगातार न्याय पत्र के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और इतने भयभीत हैं। वीडियो में क्या झूठ है? वीडियो तो राहुल गांधी जी खुद बोल रहे हैं कि मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए। देखिए, उसमें कहाँ झूठ है? इस तरह के वीडियो प्रधानमंत्री जी के कितने वीडियो घूम रहे हैं, जिसको आप देखो। एक दिन कहते हैं कि मैं अगर धर्म का नाम लूं तो मैं सार्वजनिक जीवन में जीने लायक नहीं हूं, और दूसरे दिन 24 घंटे के अंदर वो धर्म का नाम लेने लगते हैं मंचों से। तो इस तरह की बातें प्रधानमंत्री ना करें। ऐसे कई वीडियोस उनके घूम रहे हैं जो अपनी वादा खिलाफी को, माननीय प्रधानमंत्री की वादा खिलाफी को दर्शाते हैं, और खुद अमित शाह कहते हैं कि ये जुमला था, चुनावी जुमला था। तो मैं तो सीधा कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि जातिगत जनगणना कराएंगे। स्पष्ट रूप से जातिगत जनगणना के रूप में जिनकी जितनी भागीदारी होगी शासन में, उनकी उतनी हिस्सेदारी होगी। दूसरी बात है, आरक्षण का कैब हटाएंगे। हाँ, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा, पर किसी धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात नहीं कही है। जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उन्हीं को आरक्षण, और मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाएगा, ऐसा कहीं भी न न्याय पत्र में कहा गया है और ना कांग्रेस की ऐसी कोई सोच है। हाँ, प्रधानमंत्री जी हिंदू मुस्लिम पर पॉलिटिक्स करते हैं, क्योंकि मुद्दों पर वो राजनीति नहीं कर सकते, 10 साल का रिपोर्ट कार्ड नहीं दे सकते, इसलिए प्रधानमंत्री जी को बार बार हिंदू मुस्लिम का सहारा लेना पड़ता है और कांग्रेस पर झूठे आरोप लगाने पड़ते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब से राहुल गांधी जी ने अपनी सभाओं में संविधान की प्रतीकात्मक चिन्ह या पुस्तक को लेकर के देश के युवाओं से, देश के लोगों से, जो बाबा भीमराव अंबेडकर और नेहरू जी की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, जो संविधान की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, उनसे यह आह्वान किया है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, और वो पुस्तक का हवाला दिया है जिसे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हमेशा उसकी खिलाफत करते आए हैं। संविधान और आरक्षण से हमेशा चिढ़ है आरएसएस को, और उसी का हवाला देकर राहुल गांधी जी ने जब से प्रचार प्रसार किया है, प्रधानमंत्री जी घबराए हुए हैं। 5 चरणों के चुनाव से स्पष्ट है कि 6वें चरण में जाकर प्रधानमंत्री को ये बोलना पड़ रहा है, और प्रधानमंत्री जी को बाबा साहब की तरफ झुकाव एकदम से जागरूक हो गया है। जब दलितों का उत्पीड़न होता है देश में, तब प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। जब हमारी एसटी वर्ग की महामहिम राष्ट्रपति को अयोध्या में मंदिर के उद्घाटन समारोह में नहीं बुलाया जाता है, प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। मध्य प्रदेश में दलित के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पेशाब करता है, प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। दलित बहन का हाथरस में उत्पीड़न होता है, प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। लेकिन अब SC/ST के वोट बैंक की तरफ, बाबा साहब की तरफ प्रधानमंत्री जी इस तरह के झूठे बयानबाजी कर रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर सीधा आरोप लगा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी की खोखली नीतियां हैं, रिपोर्ट कार्ड नहीं है, 10 सालों का खाका नहीं है, तो उल जलूल बातें कर रहे हैं। लेकिन ये चुनाव देश के संविधान को बचाने का चुनाव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सभाओं में कहा है कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, ऐसा कई भाजपा के नेताओं ने कहा है। तो ये चुनाव संविधान को बचाने का है। इंडिया गठबंधन संविधान, बाबा साहब की विचारधारा और नेहरू जी की विचारधारा को लेकर संविधान को बचाने का चुनाव लड़ रही है, लड़ाई लड़ रही है, और जीत भी इंडिया गठबंधन की सुनिश्चित होगी, क्योंकि ये देश नेहरू का देश है, बाबा भीमराव अंबेडकर का देश है। सभी विचारधारा को चलने ठीक है। वह छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटते हैं तो गुफरान जी के सवालों का जवाब लेंगे।
स्वाभिमान सबका से, मतदान सबका से, लोकतंत्र का महायज्ञ अभिमान सबका से। 25 मई न चूक न जाइयो, सारे पोलिंग बूथ पे जाइयो। मतदान हमारी शक्ति है, रहे जागरूक हरियाणा। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। बहकावे मैं कदे ना आइयो, सोच समझ के बटन दबाइयो। सबकी सुनो और सबकी जानो, निर्णय अपने मन का मानो। हरियाणा के भाग्य विधाता, जागो जागो तुम मतदाता। वोट करो वफादारी ते, सरकार चुनो समझदारी ते। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। लोकतंत्र का पर्व महान 25 मई को हर हरियाणा वासी करे मतदान। और ब्रेक के बाद राजधर्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के जिस वीडियो को ट्वीट करके सवाल खड़ा किया है, कांग्रेस सत्ता में आई तो मुस्लिमों को आरक्षण देगी। राहुल गांधी 12 साल पुराने अपने उस बयान में खुद कहते हैं, वकालत करते हैं कि मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए। इस पे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हालांकि अब कांग्रेस दाएं बाएं कर रही है। पूछ लेते हैं, हमारे कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। अमित तिवारी जी है, नेता बीजेपी के। गुफरान अंसारी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। नगेन सिंह, समाजवादी पार्टी के नेता। और अमिताभ कुमार, वरिष्ठ पत्रकार। अमित तिवारी जी, आपने सुना गुफरान अंसारी जी ने कहा कि आगे बढ़ाएंगे लेकिन मुस्लिमों को आरक्षण नहीं देंगे हम। पुरानी बातें बहुत सारी हैं, मोदी जी ने भी कही, बहुत सारे बयान दिए हैं। उन बातों कोई मतलब नहीं है। वो वीडियो जो है ट्वीट करने कोई मतलब नहीं है। इतना ही मतलब है कि बीजेपी हार रही है। जिस तरह से हमारी सभाओं में भीड़ जुट रही है, उससे घबराए हुए हैं। क्या कहिएगा? नवीन जी, उसे भीड़ जुटना नहीं कहते, उसे खदेड़ा कहते हैं। जिस तरीके से फूलपुर में जो हुआ, राहुल गांधी और अखिलेश यादव अपनी बात भी नहीं रख पाए और उनका जनता ने खदेड़ा कर दिया, उसे भीड़ जुटना नहीं कहते हैं। देखिए, गुफरान जी ने भी जो भी कहा, मैं बड़ी गौर से सुन रहा था। उन्होंने कहा कि आरक्षण का कैप ये बढ़ा देंगे। तो मुझे गुफरान जी बताएं कि ये संविधान के किस धारा के अनुरूप जो आरक्षण का जो कैप है उसको हटाएंगे या उसको बढ़ाएंगे? गुफरान जी अगर लाइन पर हैं तो मेरे सब प्रश्न का अगर जवाब देना चाहें तो दीजिएगा। तो देखिए, अगर आप किसी भी अगर आप आरक्षण के कैप को बढ़ा रहे तो निश्चित तौर पे आपको संविधान में जाकर उसके धारा में संशोधन करना पड़ेगा। तो क्या ये गुफरान जी मान रहे हैं कि कांग्रेस का मंशा संविधान को बदलने का है? संविधान बदलने की बात स्वीकार नहीं करेंगे वो, क्योंकि उस पर तो फिर फंस जाएंगे, क्योंकि वो आरोप लगा रहे हैं संविधान बदलने का मोदी जी पे। नहीं तो ये गुफरान जी जवाब दें कि अगर वो बोल रहे हैं कि आरक्षण का कैप बढ़ाएंगे तो वो किस धारा में, कौन सी ऐसी धारा वो कोट कर रहे हैं जिसमें संविधान की जो आरक्षण का कैप है उसमें बढ़ाने का है? निश्चित तौर पर ऐसी कोई धारा नहीं है। उसमें आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, तब जाकर आप ये आरक्षण का कैप को बढ़ा सकते हैं। तो गुफरान जी बताएं कि वो क्या संविधान को बदलने जा रहे हैं, ये बताकर जाएं आज। दूसरी बात, आप देखिए, संविधान के साथ छेड़छाड़ सबसे पहला किसने किया? संविधान को बदलने का कुकृत्य सबसे पहले किसने किया? नेहरू जी ने किया। तो क्या गुफरान जी आज नेहरू जी के उस संविधान को बदलने, जो बदला नेहरू जी ने, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को कुचलने की कोशिश की थी उस धारा के अंतर्गत, क्या गुफरान जी उसका समर्थन करते हैं? क्या गुफरान जी इमरजेंसी में जो बदलाव किए गए, देश को बंधक बनाकर संविधान को छेड़छाड़ किया गया, संविधान की मूल प्रस्तावना के साथ छेड़छाड़ की गई, क्या गुफरान जी उसका समर्थन करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो उनको बताना चाहिए, उनको राहुल गांधी जी से जाकर ये प्रश्न पूछना चाहिए कि आपकी दादी ने ऐसा क्यों किया, आपके नाना ने ऐसा क्यों किया। और जब एक उचित जवाब, पुरानी बातें भूल जाइए, पुराने वीडियो भूल जाइए, पुराने सब भूल जाइए, नया बात करिए। पुरानी कुकृत्यों से ही तो इनकी मंशा झलकती है नवीन जी। आपकी मंशा क्या है? बगल मुंह में राम बगल में छुरी, तो इनकी आदत है।
इन्होंने राम के अस्तित्व को हमेशा नकारने का काम किया और आज भी ये संविधान को नकारने का काम कर रहे हैं। तो जितने वो राहुल गांधी आजकल लाल संविधान दिखा रहे हैं, मैंने तो कभी लाल संविधान देखा नहीं है। अगर आपने कोई लाल संविधान देखा हो तो पता, गुफरान जी ने कोई लाल संविधान पढ़ा हो तो पता नहीं, या वो लाल इसलिए हो गया क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के रंग में रंग हैं तो शायद वो संविधान लाल हो गया हो, मुझे तो पता नहीं। क्योंकि जिस संविधान की बात हम करते हैं, जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था, वो तो लाल है नहीं। तीसरी बात, आप देखिए किस तरीके से इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को सफेद झूठ कहा कि राष्ट्रपति को निमंत्रित नहीं किया गया राम मंदिर के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में। उनको निमंत्रण दिया गया। नवीन जी, आपने ही कई बार अपनी डिबेट में इस पर चर्चा हुई थी और आपने बताया है कि माननीय राष्ट्रपति को निमंत्रण गया था। तो गुफरान जी वहां झूठ बोल रहे हैं। गुफरान जी संदेश खली पर इनकी जबान सिल जाएगी। स्वाति मालीवाल के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? क्या स्वाति मालीवाल एक राज्यसभा सांसद है आपके सहयोगी पार्टी की तरफ से, आप उस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो खुश हैं ये संदेश खली पर आप एक शब्द नहीं खुश है। 1 तारीख के बाद तो बड़ा और जश्न बनाएंगे। स्वाति मालीवाल तो आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। आखिर का मुकाबला तो उन्हीं से है दिल्ली में। नहीं, नुकसान पहुंचा, कोई अपनी अस्मिता पे सवाल खड़ा करके किसी को नुकसान पहुंचा सकता है क्या नवीन जी? निश्चित तौर पे उन्होंने जो आरोप लगाए हैं और उन्होंने जो बताया है वो तो सत्य बोला होगा, तभी जाकर वो केस पूरा दर्ज हुआ है। वो तो जांच में सामने आ जाएगा ना तब तक। तो हाँ, निश्चित तौर पे तो गुफरान जी उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। गुफरान जी ने सिर्फ और सिर्फ कोरी राजनीति करने का काम किया है, किसी भी तथ्यों पे कोई। लेकिन अमित जी, आप ये सही मानते हैं कि जो पुराने वीडियो हैं, मान लीजिए उस समय उनके समीकरण नहीं थे, ऐसे बहुत सारे जो वीडियो आप लोगों के लिए भी हैं, जो नीतीश कुमार जी को आप लोग बोलते थे या उद्धव ठाकरे जी को आप लोग जो है पहले जो समर्थन करते थे, ये तो चलता रहता राजनीति में। जो है पुराने वीडियो निकाल के उनको ट्वीट करके आज के संदर्भ में, वही 12 साल पुराना, इतने समय में तो बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। उसको जो है क्यों लाने की जरूरत पड़ी? बहुत सारे नए वीडियो भी तो हैं उनके। नहीं नवीन जी, आपको एक चीज समझना होगा कि आप किसी भी व्यक्ति का जो चरित्र है उसके पिछले पास्ट में उसने क्या क्या किया है उसी से समझ में आता है। आप देखिए, आपने कहा शिवसेना का नाम लिया। कांग्रेस बाला साहब ठाकरे की ये नीति थी कि वो कभी सत्ता पर नहीं आएंगे, बिना सत्ता में आए हुए वो समाज का काम करेंगे। लेकिन वहीं उद्धव ठाकरे ने क्या किया, वो पद बदल दिया। बाला साहब ठाकरे ये कहा करते थे कि अगर उनको कोई ऐसा मौका नौबत आ गई कि उनको कांग्रेस के साथ बैठना पड़े, वो अपनी राजनीति बंद कर देंगे। आज उद्धव ठाकरे ने क्या किया, कांग्रेस के साथ गठबंधन में है और सरकार बनाने के लिए उन्होंने हमारे साथ चुनाव लड़ा और उनके साथ जाकर सरकार बनाई। तो निश्चित तौर पे आपने पिछले अपने कार्यकाल में क्या किया है, आपकी मंशा क्या रही है, उसी से आप भविष्य में क्या करने जा रहे हैं इसका पता चलता है। राहुल गांधी किस तरीके से, आप देखिए ना, जो मनमोहन सिंह इनके प्राइम मिनिस्टर थे 2004 से 2014 तक, तो उन्होंने एक संवैधानिक अध्यादेश लेकर आए। उस संविधान में वो अध्यादेश को, उस संवैधानिक दर्जा प्राप्त उस अध्यादेश को आपने फाड़ दिया। आप किस पद पर थे जो आपने फाड़ कर वो स्टंट किया था? तो निश्चित तौर पे राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और इनके घमंडिया आज की ये गठबंधन जो है वो संविधान पे भरोसा ही नहीं करती। अगर इनके बस में होता तो ये संविधान को कभी लागू ही नहीं होने देते। तो निश्चित तौर पे, और संविधान में जो आरक्षण दिया गया है खासकर ST, SC और OBC को, इनको कभी लागू ही नहीं होने देते। तो इनके आरक्षण को आप छीनकर किसी एक विशेष वर्ग को दे देंगे अपनी राजनीति साधने के लिए, अपने वोट बैंक की खेत को काटने के लिए। तो ये मेरे ख्याल से उचित नहीं है और जनता के सामने इस पक्ष को रखना बहुत जरूरी है। जनता को सत्य जानने का अधिकार है और उसके बाद जनता निर्णय लेगी और 4 तारीख को रिजल्ट आपके सामने होगा। ठीक है। नगेन सिंह जी, पहले लालू यादव जी ने बयान दिया था, आपको याद होगा, मुस्लिमों का आरक्षण देंगे, और राहुल गांधी जी का बयान पुराना है ही है और आप लोग लगातार उनका वोट हासिल करने के लिए वादे करते रहते हैं। तो साफ साफ कर दीजिए ना कि हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो उससे जो है कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। आप पे जो आरोप लग रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे और जो बहुत सारा फ्लोटिंग वोटर है, हिंदू वोटर्स है, जिसके मन में कंफ्यूजन डाल दिया गया है, वो भी खत्म हो जाएगा। हो सकता है आपको और अच्छा वोट मिले। नवीन जी, मुझे आप इनका जवाब देने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का। आपको मौका दूंगा भी, इनका नंबर है नगेन जी का। जी नवीन जी, वोट तो हमें अच्छा मिल ही रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमने जो अपना घोषणा पत्र रखा है तो उसमें सारी चीजें स्पष्ट रखी है और मैं पुनरावर्ती कर देता हूं। पहले सेशन
में भी मैंने अपने बयान में कहा था, जो संविधान में आरक्षण देने की जो व्यवस्था की गई है वो क्लास को, वर्ग को दिया जाता है, किसी जाति को नहीं चलता। उसका एक पैरामीटर है सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर। जो जाति उसमें आती है उसको एक वर्ग बना लिया जाता है। वर्ग को, जाति विशेष को आरक्षण नहीं होता, उस क्लास को, उस कैटेगरी में उसको कैटेगराइज किया जाता है पैरामीटर के साथ, उसको दे दिया जाता है। अगर किसी दूसरे धर्म के लोग भी पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आते हैं तो उसमें कोई बुराई क्या है, एक बात। दूसरा, जो कैप है वो कई राज्यों में 50% से ज्यादा आरक्षण की भी व्यवस्था है। और दूसरी बात, जो समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता कहा जाता है वो अपना संविधान बना रहे हैं। सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है, जो सामाजिक रूप से जाति को लेकर एक बहुत बड़े वर्ग ने सदियों तक एक प्रताड़ना को झेला था, तो सामाजिक न्याय देने के लिए व्यवस्था की गई थी। अब हम जब जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो इनको परेशानी होती है कि उसी से तो मालूम होगा। यही सवाल तो कह रहे हैं वो, जब आप कहते हो हम कैप को हटाएंगे, नगेन जी, जब आप कहते हो 50% आरक्षण का जो संविधान में जो कैप लगा है उसको हम हटाएंगे, तो आप संविधान में बदलाव की बात करते हो और ये स्वीकार नहीं करते कि आप संविधान बदलाव करेंगे। यही सवाल तो पूछ रहे हैं। देखो, संविधान, हमारा एतबार पूरी तरह से मौजूदा संविधान में है, उसकी तमाम धाराओं में है। इस तरह की संविधान बदलने की जो बातें हैं, जो वैचारिक रूप से हमारे प्रतिपक्ष के लोग हैं, उनके मंचों से, उनके बौद्धिक लोगों से बार बार उनका जो बौद्धिक पटल है उनसे आती है। तो हम जो बात कह रहे हैं, पूरे हर दल घोषणा पत्र के साथ अपने जो करना चाहता है, अगर जनता उनको सत्ता सौंपती है तो सारी चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। तो मौजूदा जो सत्तारूढ़ लोग हैं वो उन मुद्दों पर परिचर्चा न करके पुरानी बातों को बार बार दोहरा रहे हैं और जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी जो शब्दावली है वो 2013 से पहले आ गई है, लेकिन उन लोगों को ये समझना चाहिए कि भारत का जो आम जनमानस है वो इन बातों को समझ गया है। और जिस तरह से 10 सालों से केंद्र में और 7 सालों से उत्तर प्रदेश में शासन किया जा रहा है, उससे इनकी शासन प्रणाली के प्रति एक बेरुखी पनपी है और उस बेरुखी का ही परिणाम है कि बड़ा परिवर्तन 2024 के जो लोकसभा का चुनाव है, मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है, उसमें इनकी डिफीट, ये पराजित होने जा रहे हैं। लेकिन नगेन जी वो मानने को तैयार नहीं है। वो जो कह रहे हैं भीड़ आ रही है, वो भीड़ नहीं, हुड़दंगी है बोल रहे हैं, जिसको आप लोग खुश हो रहे हैं, आप लोग भीड़ देख के। मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा आपके मंच के माध्यम से और अपील भी करना चाहूंगा तमाम अपने जोशीले लोगों के साथ कि वो जोश में होश रखें। हाँ, ये जरूर है 3 जगह जो घटना हुई है, हमारी बड़ी लीडरान ने भी मंच से अपील की है, लेकिन जब बड़े लीडर जाते हैं तो सुरक्षा के भी विशेष मानक होते हैं। तो प्रश्न ये भी तो उठता है, कहीं ऐसे तो नहीं कि जो प्रेस्क्राइब्ड सुरक्षा के मानक हैं सरकार उसमें तो अनदेखी नहीं कर रही है, एक बात। दूसरी बात, हम फिर ये कहेंगे, आपको बिल्कुल अपील करेंगे हम तमाम अपने जोशीले कार्यकर्ताओं को भी कि वो संयम रखें और लोकतंत्र में जो मत का महत्व है उसको समझते हुए मतदान के दिन इस सरकार के विरोध में बड़ी संख्या में मत दें। खासतौर से नौजवान बहुत जोश में है। ठीक है। अग्निवीर, नौकरी का मुद्दा, तमाम जो जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं उसमें एक नौजवान में बेचैनी है इस सरकार के प्रति, और वो बदलाव के लिए आतुर है और वो बदलाव होके रहे। ठीक है, गुफरान जी बोले, जवाब दीजिए आप। जी हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने बहुत सारे सवाल मुझसे भी किए और कांग्रेस के ऊपर भी कुछ आरोप लगाए, मैं उसका जवाब दे देता हूं और उनसे भी कुछ सवाल मैं करना चाहता हूं। पहले उन्होंने कहा कि आप संविधान को बदलने की, अब उन्होंने उल्टा आरोप कांग्रेस पे लगाया कि आप संविधान पर बदलने की मंशा रखते हैं क्या। तो ये तो सवाल उनसे किया जाना चाहिए और बड़े हास्यास्पद बात है, आश्चर्यजनक बात है कि जिस कांग्रेस की सरकार में देश में
संविधान की स्थापना हुई है, उस कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर जब अनुभव किया था कि देश एक संवैधानिक प्रणाली से चलेगा और संविधान की स्थापना हुई इतने बड़े देश के लिए, उस कांग्रेस से ये पूछ रहे हैं कि क्या वो कहते हैं कि वो कांग्रेस अलग थी, वो आजादी की लड़ाई में शामिल नेता अलग थे। मुझे पूरा समय दीजिए, नहीं, काउंटर तो करना पड़ेगा ना, जो गलत जो वो कह रहे हैं बता दे रहा आपको। मैं उससे पूछ रहे हैं कि संविधान में बदलाव करेंगे क्या। देखिए, सवाल ये है कि राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा है, मैं फिर से आपको क्लियर करता हूँ, न्याय पत्र में है कि जातिगत जनगणना कराएंगे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसकी उतनी भागीदारी होगी। जरूरत पड़ी तब आरक्षण का कैब हटाने की और इसे बढ़ाने की तो बढ़ाया जाएगा, लेकिन पुराना जितना बाबा साहब का आरक्षण जिन वर्गों को मिला है उसे कम करने की या मिटाने की बात नहीं की गई। जरूरत पड़ी बढ़ाने की इसे तो बढ़ाया जाएगा, ये स्पष्ट किया है माननीय राहुल गांधी जी ने। अब दूसरी बात ये है कि लाल किताब की बात कर रहे हैं। मैंने अपने भाषण में पहले ही कहा कि संविधान की प्रतीकात्मक पुस्तक लेकर जब राहुल गांधी जी मंचों से ये भाषण दे रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बार बार ये धमकी दी है कि हम 400 सीट चाहिए संविधान बदलने के लिए, तब इस देश से आह्वान कर रहे हैं, युवाओं से आह्वान कर रहे हैं कि ये इनकी मंशा गलत है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। देश के हर वंचित वर्ग से, दलितों से, आदिवासियों से, जिन्हें भी आरक्षण प्राप्त है उनसे उनकी ताकत लेकर के पूंजीपतियों को देने का ये प्रयास है और यही गलत मंशा भारतीय जनता पार्टी रखती है। मोहन भागवत जी ने भी 2012-13 में एक भाषण दिया था, एक बयान दिया था कि आरक्षण पर पुनः विचार करने की जरूरत है। वो खंडन कर दिया, बाद उन्होंने खंडन कर दिया था। ये भारतीय जनता पार्टी खंडन तो करेंगे, अब चुनाव में फंसे हुए हैं, क्योंकि ये देश उस समय भी जब नेहरू जी और बाबा साहब अम्बेडकर ने आह्वान किया था देश से, तो देश खुल कर लालू यादव जी का बयान नहीं मानिएगा आप, उन्होंने खंडन किया। बचाने की बात आई है तो आज भाषणों का खंडन कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हम अब मोदी जी को उतरना पड़ रहा बाबा साहब की तरफ। पहले ये मोदी जी कभी पश्चिम बंगाल के चुनाव में रविन्द्रनाथ टैगोर जी की तरह दाढ़ी बढ़ा लेते हैं और अपने आप को रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहने लगते हैं। कभी ये मोदी जी गुजरात में नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रतिद्वंदी बता देते हैं। दोनों कांग्रेस के नेता है, दोनों कांग्रेस के अभिन्न अंग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से इनका कोई लेना देना नहीं है, पर दोनों नेताओं को विरोधाभास। अरे गुफरान जी, इतिहास पढ़कर आइए। इतने मोदी जी आरक्षण के विषय पर इतने बेखुद पर है कि इन्होंने बाबा भीमराव अम्बेडकर और नेहरू जी को भी विरोधाभास बनाने की कोशिश की। तो घबराए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, घबराए हुए हैं। और रही बात आप ये कह रहे हैं कि 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में जो आप बोल रहे हैं भगदड़ मच रही है कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की, खगेड़ा मच रहा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनका ये वो है अधिकार क्षेत्र है कि वो सुरक्षा प्रदान करे रैलियों को। वो खुद जानबूझकर सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, वो खुद जानबूझकर कांग्रेस के कार्यक्रमों में भगदड़ मचवा रहा है। उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है, जवाबदेही किसकी है? तो ये सब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कर रही है, बुखलाई हुई है, बैकफुट पर है। प्रधानमंत्री के भाषणों में स्पष्ट है, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी भैंस की बात करते हैं, डरा धमका कर लोगों को ध्रुवीकरण की ओर, सांप्रदायिकता की ओर भारतीय जनता पार्टी ले जाने की कोशिश करती है। और रही बात संविधान की, किताब लाल है कि संविधान इस देश की आत्मा है। केवल किताब, संविधान इस देश की आत्मा है, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। जब तक कांग्रेस है, जब तक इंडिया गठबंधन है, हम इसकी रक्षा करेंगे और आरक्षण की भी रक्षा करेंगे। मोदी जी और ऐसी कोई मंशा रखने वाले लोग आरक्षण खत्म नहीं कर सकते कभी। ठीक है अमिताभ जी, एक इसमें विश्लेषण कर दिया, सबकी बात आपने सुनी है, इसीलिए मैंने आपको आखिरी में लिया। जो आपको लग रहा है, जो सिचुएशन चल रही है, क्या वाकई लग रहा है कि जो है बीजेपी थोड़ा डरी हुई है कि बार बार वही मुद्दे उठा रही है, पुराने मुद्दे, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम वाले, और या फिर जो है विपक्ष जो है साफ बयानी करना नहीं चाहता, धोखे में रखना चाहता है लोगों को कि हम आरक्षण लाएंगे नहीं लाएंगे या संविधान बदलेंगे नहीं बदलेंगे, सब बहुत मतलब साफ बताना नहीं चाहता है? देखिए, पहले तो मैं उन बातों को बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति, तो वो खुद नहीं जानते कि कांग्रेस ने क्या किया है बाबा साहब अम्बेडकर के साथ। बाबा साहब अम्बेडकर को
चुनाव लड़ने से रोकने के लिए और चुनाव जीतने से रोकने के लिए दो बार कांग्रेस ने उन्हें हरवाया है। खुद नेहरू ने उनके खिलाफ जाकर सभा की। और पहले 1951 के चुनाव में जब वो खड़े हुए थे तो उनका जो पीए रहा था उस व्यक्ति को उसके खिलाफ खड़ा करके और नेहरू जी गए थे सभा करने बाबा साहब को हरवाने के लिए। और भी जानकर आश्चर्य हो गया, ये जान ले कांग्रेस वाले भाई कि बाबा साहब अम्बेडकर का नाम जो पहले सूची बनी थी ना संविधान सभा की, उसमें डाला ही नहीं गया था। हाँ, तो वो कानून मंत्री कांग्रेस की सरकार में कैसे बने? बाबा बीच में ना बोले मित्र। जो मुंबई से थे ये बाबा साहब अम्बेडकर, मुंबई के मुख्यमंत्री ने उनका नाम नहीं भेजा था। तब बंगाल से जोगेंद्रनाथ मंडल उस वक्त वो भी बड़े नेता हुआ करते थे, जो बाद में पाकिस्तान चले गए और फिर भागकर पाकिस्तान से आए हैं। दलितों का मुसलमानों का बहुत दोस्ती है, इस चक्कर में गए और बहुत पिटे वहां पे वो, और आकर आपके मर गया उसका ट्रेंड था। चलिए अमिताभ जी वो तो बहुत पुरानी बातें हैं, वो तो बंगाल से आज के संदर्भ में जो है क्या लगता है बीच में नहीं पुरानी बात है कि कोई बहुत मतलब नहीं ना। आज के संदर्भ में जो बयान है उनका क्या मतलब है? बंगाल से जब नाम गया, आपसे सवाल लेंगे, बंगाल से जब नाम गया तब इनका बाबा साहब का उसमें एंट्री हुई संविधान सभा में। दूसरी बात, नेहरू जी खुद आरक्षण के कितने विरोधी थे इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, वो खुलकर बोलते थे। और उन्होंने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी तक लिखी थी इसके खिलाफ। आज आप दावा कर रहे हैं मंडल का कमीशन का आयोग जो लागू हुआ उसके भी खिलाफ थी कांग्रेस। तो आप जानिए, ये अभी जाति जनगणना कभी कांग्रेस इसका समर्थन नहीं करती। कर्नाटक को जो किया हुआ पड़ा हुआ रखा हुआ था, कभी नहीं उजागर किया। अमिताभ जी, राहुल गांधी जी ने अभी दिख रहा है कि इसको लेकर के कुछ हो सकता है, तो उसके चक्कर में कांग्रेस जो है उसका समर्थन कर रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। राहुल गांधी जी ने पूरी कांग्रेस की पॉलिटिक्स को बदल दिया है। उन्होंने जो है जो मुद्दे थे पुराने वो हटा दिए और वही जातिवादी राजनीति पे लेके आए गए उसको। मुझे बताने ये कह रहे हैं ना, तो और ये जो बातें हैं तो उस पर हमें इन चीजों को समझना चाहिए। कांग्रेस जिसने धर्म के आधार पर इस देश को बंटवा दिया था, और आज आप विश्लेषक हैं, आप चुनावी विश्लेषक हैं या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं? आप मुझे स्पष्ट कीजिए, फिर मैं आपको जवाब देता हूं। आपने जितना सब कहा है बहुत तकलीफ होती है उन लोगों को। नहीं, बिल्कुल तकलीफ होगी। जब आप एक पक्ष में बात करेंगे तो तकलीफ होगी। और जिस तरह के झूठे आरोप लगा रहे हैं, अगर आप विश्लेषक हैं तो विश्लेषक की तौर से बात कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं तो स्पष्ट कीजिएगा, मैं आपका भी जवाब देने में सक्षम हूँ। मैं आपका प्रवक्ता नहीं हूँ, इस बात की दुख हो रही है। ठीक है, सुन लीजिए गुफरान, दुख नहीं है। आप स्पष्ट रूप से हमारे मैनिफेस्टो में क्लियर है। आप कह रहे हैं राहुल गांधी जी पे आरोप लगा रहे हैं, वो मोदी जी जिनके नेता लोग संविधान को बदलने की डायरेक्ट बात कर रहे हैं। हमारे किसी नेता ने संविधान को बदलने की बात नहीं की है, मोदी जी ने करी है, मोदी जी के नेताओं ने करी है। और आज वो बैकफुट पर है, तब आरक्षण का प्रेम उनके दिलो दिमाग में आ रहा है, उनके भाषणों में आ रहा। मेरा सवाल यह है, जो राहुल गांधी जी का सवाल है, बार बार मंचों से कर रहे हैं कि सेक्रेटरीट को 90 लोग चला रहे हैं प्रधानमंत्री जी के। आप लिस्ट दीजिए कि कितने ओबीसी, कितने एसटी और कितने एसटी के लोग हैं, उसमें कितनी भागीदारी है 90 लोगों में। 16 लोगों का भी गिनती नहीं है बराबर की, 16 नहीं है। आप किस भागीदारी की बात कर रहे हैं? तो हाँ, कांग्रेस भागीदारी की बात कर रही है, जातिगत जनगणना की बात कर रही है, और जरूरी है क्योंकि लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा। ठीक है, जवाब ले लीजिए। आप बहुत लंबा बोल गुफरान जी। कि देश के 90% धन मोदी जी ने उनके पूंजीपति मित्रों को दे दिया है। ठीक है, जातिगत जनगणना की जरूरत इसीलिए है कि लोगों को। गुफरान जी आपकी बात आ गई है। अमिताभ जल्दी खत्म करिए। अमिताभ समय कम है, जल्दी खत्म करिए। विश्लेषक महोदय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं, आप जवाब दीजिए मोहन भागवत जी के बयान का। मोहन भागवत जी ने ये कहा था कि नहीं कि आरक्षण पर पुनर्विचार करने की जरूरत है, और चुनाव को सामने देखते हुए बैकफुट पर है, तो कह रहे हैं कि उस जवाब का खंडन करते हैं। तो आप कहिए कि मोदी जी के नेता लोगों ने कहा है कि नहीं कि संविधान बदलेंगे अगर 400 सुन लीजिए, जवाब तो ले लीजिए, फिर जवाब ले लीजिए। अमिताभ जल्दी खत्म करिए, समय कम बचा है। नहीं दे रहे हैं। असल में ये बहुत तानाशाह लोग हैं, किसी को बोलने भी नहीं देते, और ये चाहते हैं कि ये जो बोले वही सामने वाला बोले तो बहुत सही है।
आपने प्रश्न कर दिया, उसके बाद जवाब। हाँ बोलिए बोलिए सिस्टम बनाया किसने था? बोलिए। अपने बाबुओं के हाथ में सारा राज, और जो अंग्रेजों ने सिस्टम बना रखा था उसको कंटिन्यू किसने किया था? अंग्रेजों की दलाली, अंग्रेजों की माफी वीर गवाह है, और वो हमसे कह रहे हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन जैसे का विरोध किया, वो हमसे कह रहे हैं कि अंग्रेजों का साथ किसने दिया। गुफरान सुन लीजिए, सुन लीजिए क्या कहना चाहते हैं, सुन लीजिए। नहीं देखिए आपको जानकर खुशी होगी कि कांग्रेस का गठन ही अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेजों ने नहीं, भारतीयों ने किया था। भारतीयों ने कांग्रेस का गठन भारतीयों ने किया था। भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों की पेंशन पर जीने वाली पार्टी। कांग्रेसियों की तानाशाही है, उसको समझिए। ये किसी को बोलने नहीं दे सकते। इनको अपने ये देश बकौती लगता है। युवा है, युवा बहुत तेज तरार युवा प्रवक्ता हैं। गुफरान जी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, बुजुर्ग हैं बेचारे, सुन लीजिए। आप कह दिए, आपने प्रश्न रख दिया, आप जवाब सुनिए। अमिताभ जी जल्दी खत्म करिए, जल्दी खत्म करिए। या भाजपा की बात मैं क्यों कहूंगा? मुझे जो समझ में आता मेरे अनुभव से मैं वो कहूंगा। लेकिन आज के संदर्भ में बात करिए ना अमिताभ जी, आज के संदर्भ में अपनी बात रखिए। पुराना इतिहास जो है सबको पता है। कांग्रेस की स्थापना ही अंग्रेजों ने की थी। अब आप हमें क्या बताएंगे कौन अंग्रेज का पिट्ठू था? छोड़िए उनकी बातें, छोड़िए आप आज के संदर्भ में बात करिए। अंग्रेजों से गाड़ी लेकर के, अंग्रेजों से सारी सुविधाएं लेके जेल में भी शाही अंदाज में कौन रहता था, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है गुफरान जी, ठीक है। अमित तिवारी जी आखिरी का 30 सेकंड जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल अमित जी बोलिए। कांग्रेसियों ने लाया। ठीक है अमिताभ जी, बात आ गई आपकी। दोष दे सकते हैं जो आपने कर्म किए, जो कुकर्म किए, वो सारा कंटिन्यू हो रहा है। तो अब आप दूसरे को दोष देना चाहते हैं। देखिए जिनका देश के आजादी की लड़ाई में युवा है, ये वही युवा है जो गुफरान जी सुन लीजिए, बहुत जोश है, आप सुन लीजिए। सभा में आए थे बेलगाम बेरोकटोक, आजादी की लड़ाई वाले कांग्रेसी नहीं है। गुफरान जी बेलगाम बेरोकटोक युवा है जोशीले, ये वही युवा है जो फुलपुर की सभा में आए थे और जो चढ़ गए थे और राहुल गांधी जी को खदेड़ के भगाया था वहां से। गुफरान जी की जोशीले अंदाज को सलाम करता हूँ कि ये वही जोशीले युवा है जिनकी नगेंद्र जी भी बात कर रहे थे। ठीक है, व्यक्तिगत अमित जी मुद्दों बात कर लीजिए, 30 सेकंड बचे। अमित जी मुद्दे बात करें। देखिए ये जो आपने कहा था नवीन जी, ये लाल रंग का संविधान, ये बोल रहे प्रतीकात्मक। आपने देखा होगा राजस्थान के इलेक्शन के टाइम पे लाल डायरी भी एक निकली थी। उस लाल डायरी में जो महिलाओं के प्रति भटक गया विषय से भटक गया। चलिए ठीक है, समय खत्म हो गया है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजधर्म में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।